गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग क्लास 9th की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सेक्शन 2 चैप्टर नंबर 4, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। बच्चों, अभी जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 2.3 हु कुड हंट, ये मैं आपके सामने 7th वीडियो इस चैप्टर का लाने जा रहा हूँ। 6 डिफरेंट वीडियोस इस चैप्टर के मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं मेरे अपने चैनल पे, और आप उनसे अभी तक की जितनी भी स्टोरी है वो जान सकते हैं, इस चैप्टर को समझ सकते हैं। बच्चों, देर नहीं करते और हम लोग अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 2.3 हु कुड हंट, कौन शिकार कर सकता था। अब ये हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि किस तरह से कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नियम बना दिए जंगलों को लेकर, वनों को लेकर के रूल्स बना दिए, और जब वो रूल्स इनेक्ट किए गए, लागू किए गए, इम्प्लीमेंट किए गए, तो उनकी वजह से जो ट्राइबल पीपल हैं, जो वन जंगल क्षेत्र के आसपास या वहाँ रहने वाले लोग, जिनकी पूरी जीविका, जीवन उस जंगल से जुड़ा हुआ था, हजारों साल से जुड़ा हुआ था, उन लोगों को किस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ा, ये हमने पढ़ा। इसी कड़ी में हम लोग आगे के पैराग्राफ्स को भी समझेंगे। द न्यू फॉरेस्ट लॉज चेंज्ड द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन येट अनदर वे। बिफोर द फॉरेस्ट लॉज, मैनी पीपल who lived in or near forest had survived by hunting deer, partridges and a variety of small animals. जो नए जंगल वन कानून बने, जंगलों के लिए कानून जो अंग्रेजी सरकार ने बनाई, उन कानूनों ने जंगलों में रहने वाले या जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों पर एक और तरीके से प्रभाव डाला। इन नए वन कानूनों से पहले बहुत से लोग जंगलों के आसपास जो रहते थे या जंगलों में रहते थे, वो छोटे मोटे जानवरों का, हिरन वगैरह का और छोटे मोटे जानवरों का शिकार करते थे और अपना पेट पालते थे। दिस कस्टमरी प्रैक्टिस वॉज प्रोहिबिटेड बाय द फॉरेस्ट लॉज। और ये जो पारंपरिक कार्य था इन लोगों का, इन आदिवासी लोगों का, वो प्रतिबंधित हो गया, रोक दिया गया इन वन कानूनों के कारण। दोज हु वर कॉट हंटिंग वर नाउ पनिश्ड फॉर पोचिंग। और वो लोग जो शिकार करते हुए पकड़े जाते थे, उन्हें सज़ा मिलती थी। ठीक है, इस कानून के तहत उनको सज़ा दी जाती थी। While the forest laws deprived people of their customary rights to hunt, hunting of big game become a sport. अब देखो मज़ेदार बात, जहाँ एक तरफ जंगल के कानूनों के कारण, वनों में जो नए कानून लागू किए उनके कारण, जो आदिवासी लोग थे, जंगलों के आसपास या जंगलों में रहने वाले लोग थे, उनको उनके पारंपरिक अधिकारों से मरहूम किया जा रहा था, अलग किया जा रहा था, हटाया जा रहा था, डिप्राइव्ड है ना, हटाया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हंटिंग ऑफ बिग गेम बिकेम अ स्पोर्ट। वहीं दूसरी तरफ शिकार करना एक बड़े खेल के तरीके से हो गया, एक खेल बन गया, एक स्पोर्ट एक्टिविटी बन गया। मतलब गजब विरोधाभासी, यानी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें थी। आते हैं अब इस सेंटेंस का मतलब बच्चों तुम लोगों को समझ में नहीं आया होगा, आगे की लाइन पढ़ोगे तो आगे की लाइनों में समझ में आ जाएगा कि जो लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, जो उन जंगलों में रहते थे या उसके आसपास रहते थे, वो अपना पेट पालने के लिए छोटे मोटे जानवरों को मारते थे। उस पर तो रोक लगा दी सरकार ने, जो शिकार करता हुआ पकड़ा गया उसको सजा दी। लेकिन दूसरी तरफ
बड़े लोग, ताकतवर लोग, पैसे वाले लोग, राजा, जमींदार, सामंत, इन लोगों को अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया कि शेर को मारो, बाघ को मारो। एक स्पोर्ट एक्टिविटी हो गया। कैसे? पढ़ते हैं। इन इंडिया हंटिंग ऑफ टाइगर्स एंड अदर एनिमल्स हैड बीन पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ द कोर्ट एंड नोबिलिटी फॉर सेंचुरीज। भारत में राजाओं, महाराजाओं और जो अभिजात्य वर्ग था, पैसे वाले, सामंत, जमींदार, राजा, महाराजा, नवाब, तो हजारों साल से, सैकड़ों साल से एक संस्कृति थी भारत में इन लोगों की, और अपनी विलासिता या अपना वैभव का प्रदर्शन करना। कैसे? शिकार करना सामूहिक रूप से। तुम लोगों ने कहानियाँ भी पढ़ी होंगी, नाना नानी, दादा दादी से कहानियाँ भी सुनी होंगी, टीवी पे भी देखा होगा कि राजा एक बार अपने मंत्रियों के साथ और अपने सैनिकों के साथ शिकार करने जंगल में गया। तो ये कहानी हम लोग सुनते हैं, काल्पनिक कहानी है ना, लेकिन बच्चों ये वास्तविक बात थी, है ना। सैकड़ों साल से ये परंपरा थी भारत के। जो अमीर लोग थे, पैसे वाले, जो ताकतवर लोग थे, वो अक्सर करके उनका एक मनोरंजन का साधन, एक एंटरटेनमेंट का वे था, एक अब मनोरंजन का साधन था, एक खेल था ये शिकार करना। खास तौर से जो बड़े ताकतवर जानवर होते हैं, शेर, बाघ वगैरह, उनका शिकार करना। मैनी मुगल पेंटिंग शो प्रिंसेस एंड एम्परर्स एंजॉइंग अ हंट। और बहुत मुगल कालीन पेंटिंग्स में, चित्रकला में भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो मुगल राजकुमार हैं वो शिकार करने जा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं शिकार करना। बट अंडर कॉलोनियल रूल द स्केल ऑफ हंटिंग इंक्रीज टू सच एन एक्सटेंट दैट वेरियस स्पीसीज बिकम ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। लेकिन वो जो शिकार होता था वो बड़े पैमाने पर नहीं होता था। कभी कभार जो है राजा महाराजा लोग आनंद लेने के लिए, अपना मनोरंजन करने के लिए शिकार पे निकल गए। लेकिन अंग्रेजी शासन में ये शिकार इतने ज़्यादा होने लगे इन बड़े जानवरों के कि कुछ जानवरों की प्रजातियां तो विलुप्त, समाप्त होने के कगार पे आ गईं। The British saw large animals as signs of wild, primitive and savage society. They believed that by killing dangerous animals, the British would civilize India. मेरे को हंसी आ रही है बच्चों, देखो इस सेंटेंस को पढ़कर, अब मैं समझाऊंगा तो और अजीब तक। ठीक है, देखो, द ब्रिटिश, अंग्रेज जो ये ब्रिटिश थे, अंग्रेज जो थे, भारत के जंगलों में जो बड़े जंगली जानवर थे, जैसे भालू, चीता, शेर, बाघ, उनको मतलब उनको वो प्रतीक समझते थे, एक सिंबल समझते थे, किस? जंगलीपन का, गंवारूपन का, असभ्यता का। और उनका मानना था कि इन खतरनाक जानवरों को यदि हम लोग इनका शिकार करते हैं, इनको समाप्त कर देते हैं, मार देते हैं, तो हम भारत को सिविलाइज्ड कर देंगे, यानी भारत के लोगों को सभ्य बना देंगे। यानी भारत के जंगलों में रहने वाले इन खूंखार खतरनाक जानवरों को अगर हम समाप्त कर देंगे भारत के जंगलों से, तो भारत के लोग सिविलाइज्ड हो जाएंगे, सभ्य बन जाएंगे, क्योंकि ये जानवर जो हैं असभ्यता के प्रतीक हैं। अब आप सोच लो कि अंग्रेज जो हैं वो हमारे देश के बारे में, हमारे लोगों के बारे में, हमारे जंगलों के बारे में उनकी क्या थिंकिंग, क्या सोच थी। ठीक है। दे गेव रिवार्ड्स फॉर किलिंग ऑफ टाइगर्स, वॉल्व्स एंड अदर लार्ज एनिमल्स ऑन द ग्राउंड्स दैट दे पोज्ड अ थ्रेट टू कल्टिवेटर्स। अक्सर करके ये अंग्रेज अधिकारी शिकार, इन बड़े जानवरों का, जैसे बाघ, शेर, चीता वगैरह, या जो भेड़िया वगैरह को अगर का शिकार अगर कोई करता है तो उसको वो पुरस्कार देते थे, रिवार्ड देते, इनाम देते थे। खास तौर से उन इलाकों में जहाँ जंगलों के वो आसपास के इलाके जहाँ पर कल्टीवेटर, जो किसान जो है खेती करते हैं, है ना, तो
उन इलाकों में वो खासतौर से इनाम देते थे उधर आसपास के जंगलों में जानवरों को, बड़े खतरनाक जानवरों को मारने के लिए। उनका मानना था कि इससे जो है किसान लोग भय मुक्त होकर बिना डरे अपना खेती किसानी करेंगे, उन पर कोई खतरा नहीं होगा। खेती किसानी करेंगे तो हमको लगान भी मिलता रहेगा, रेवेन्यू भी मिलता रहेगा। ठीक है। Over 80,000 tigers, 150,000 leopards and 200,000 wolves were killed for reward in the period 1875 to 1925। बाप रे बाप बच्चों, 1875 से लेके 1925 के बीच में इतने जानवर जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, टाइगर, लेपर्ड और वोल्स को सिर्फ पुरस्कारों के लिए, इनाम पाने के लिए मार दिया गया। अब सोच लो हमारे देश में कितने टाइगर थे। आज मुश्किल से 2-3 हज़ार टाइगर हैं, 2-3 हज़ार टाइगर हैं जो मरने के, मतलब ख़त्म होने के कगार पे हैं। सरकार किसी न किसी तरह से योजना बनाकर प्रोजेक्ट टाइगर और कौन कौन सी स्कीम चला करके प्रिजर्व करने की कोशिश कर रही है ना। ग्रेजुअली द टाइगर केम टू बी सीन एज स्पोर्टिंग ट्रॉफी। धीरे धीरे करके टाइगर को मारना एक ट्रॉफी जीतने के बराबर मान लिया गया कि टाइगर, भाई जो मर्द होते हैं, जो राजा होते हैं, जो फलाने होते हैं, वो टाइगर का, हमने बाघ का शिकार किया, मार करके फिर उस बाघ के ऊपर पैर रखकर फोटो खिंचवाना, है ना, ये शौर्य और वीरता का प्रतीक बन गया। ब्रेवरी का, एक करेज का एक एक्ट माना जाने लगा। The Maharaja of Sarguja alone shot 1,157 tigers and 2,000 leopards up to 1957। सरगुजा के महाराजा, बच्चों सरगुजा, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं जो वैढ़न सिंगरौली, मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। ये बॉर्डर एरिया है, इसी से सटा हुआ छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ में जो बॉर्डर सटा हुआ है वो सरगुजा है, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, जिसका हेडक्वार्टर अंबिकापुर है। तो वहाँ के जो महाराजा थे सरगुजा के, उन्होंने अकेले 1157 टाइगर्स को मार दिया, 2000 लेपर्ड्स को मार दिया 1957 तक। ठीक है। अ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज यूले किल्ड 400 टाइगर्स। और एक अंग्रेज अधिकारी ने भी लगभग 400 बाघों का शिकार किया। Initially, certain areas of forest were reserved for hunting। ठीक है। शुरुआत में जंगलों के कुछ इलाकों को शिकार करने के लिए रिजर्व किया गया कि भाई यहाँ पर आप शिकार कर सकते हैं। Only much later did environmentalists and conservators begin to argue that all these species of animals needed to be protected, not killed। और बहुत बाद में जो पर्यावरण से जुड़े लोग थे, जो पर्यावरण के संरक्षक से, जो बचाना चाहते थे कि हमारा पर्यावरण, हमारा जो नेचर है ये सुरक्षित रहे, बचा रहे, तो उन लोगों ने ये आर्ग्यूमेंट देना, ये तर्क देना शुरू किया कि भाई अगर इन प्रजातियों को हम समाप्त कर देंगे, एकदम समाप्त कर देंगे, तो ये हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं होगा। तो इनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, नॉट किल्ड। इनको मारना उचित नहीं है। 2.4 न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज, है ना, नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। इसमें क्या था? While people lost out in many ways after the forest department took control of the forest, some people benefited from the new opportunities that had opened up in a trade। जब बहुत सारे लोग अपनी जीविका को खोते जा रहे थे, अपने रोजगार के साधन को खोते जा रहे थे, नए कानूनों के कारण, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कारण, जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही बन गया, एक जंगल विभाग नाम का एक डिपार्टमेंट बन गया, और उसने जब जंगलों पर अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया, तो बहुत सारे लोगों का रोजी रोजगार, एम्प्लॉयमेंट चला गया। ठीक उसी समय कुछ लोग इन कानूनों के कारण फायदे में भी रहे, कुछ लोगों ने खूब फायदा भी कमाया। किन लोगों ने कमाया?
कैसे कमाया ये पढ़ते हैं। मैनी कम्युनिटीज लेफ्ट देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। जंगलों में रहने वाले या जंगलों के आसपास रहने वाली बहुत से समाज के लोग, समुदायों के लोग, इन लोगों ने अपना पारंपरिक काम धंधा छोड़ दिया और इन लोगों ने अब एक व्यापार, एक तरह का नया व्यापार करना शुरू कर दिया फॉरेस्ट प्रोडक्ट में, यानी जंगलों से मिलने वाले उत्पादों में इन लोगों ने व्यापार करना शुरू कर दिया। क्या? दिस हैपेंड नॉट ओनली इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये भारत में ही नहीं हुआ, ये भारत के अलावा और भी विश्व के अनेक भागों में ऐसा होने लगा। फॉर एग्जाम्पल, with the growing demand for rubber in the mid-19th century, the Munduruku peoples of the Brazilian Amazon, who lived in villages on high ground and cultivated manioc, began to collect latex from wild rubber trees for supplying to traders. मतलब एग्जाम्पल, एक उदाहरण दे रहा है कि जब 19वीं शताब्दी के मध्य में, यानी 1850 के आसपास, जब पूरे वर्ल्ड में, इंटरनेशनल मार्केट में रबर की डिमांड बढ़ गई, रबर की मांग बढ़ गई, तो ब्राज़ील के अमेजॉन जंगलों के आसपास रहने वाले जो लोग थे, है ना, कौन से ट्राइबल थे, उस ट्राइब का नाम था मुंडुरुकु, है ना। तो इन मुंडुरुकु लोगों ने क्या किया, ये लोग क्या करते थे, जंगल के ऊपरी इलाकों में मैनियोक एक फसल का नाम होता है, एक अनाज का नाम होता है, मैनियोक की खेती करते थे ये लोग, ठीक है। लेकिन इन्होंने अपना ये पारंपरिक काम छोड़ दिया, ये मैनियोक की खेती करने का। ये लोग क्या करने लगे, जंगलों में, अमेजॉन के जो जंगल है वहाँ जो प्राकृतिक जो रबर के पेड़ से इन लोगों ने लेटेक्स जमा करना शुरू कर दिया। लेटेक्स बच्चों, रबर का जो पेड़ होता है उसमें एक चीरा लगाया जाता है, एक कट लगाया जाता है, तो उसमें से एक दूध जैसा वाइट लिक्विड निकलता है ना, मिल्क जैसा होता है, वाइट कलर का लिक्विड निकलता है, उसी से रबड़ बनता है, तो उसको हम लोग लेटेक्स बोलते हैं। तो लेटेक्स इकट्ठा करके और सप्लायर्स को, व्यापारियों को बेचना शुरू कर दिया इन लोगों ने। ग्रेजुअली दे डिसेंडेड टू लिव इन ट्रेडिंग पोस्ट एंड बिकेम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर्स। और धीरे धीरे ये लोग जो हैं ट्रेडिंग पोस्ट जहाँ पर व्यापार वगैरह होता था उन इलाकों में इन्होंने अपना जंगल वंगल का आसपास का इलाका छोड़ दिया और जहाँ व्यापार होता था वहाँ रहना शुरू कर दिया, और ये पूरी तरह से व्यापारियों पे निर्भर हो गए ये लोग, ठीक है। अब इनका काम ही था कि जंगलों से लेटेक्स इकट्ठा करना और व्यापारियों को सप्लाई करना। In India, the trade in forest product was not new. From the Middle period onwards, we have records of Adivasi communities trading elephants and other goods like hides, horns, silk, cocoons, ivory, bamboo, species, fibers, grass, gums and resins through nomadic communities like the Banjaras. भारत में फॉरेस्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो व्यापार था वो नया नहीं था, बहुत पहले से, मध्यकाल से ही, मध्यकालीन इतिहास में भी हम पढ़ते हैं, मध्यकाल से ही इस बात के रिकॉर्ड हैं कि जो आदिवासी समाज, जो ट्राइबल पीपल के लोग हैं, वो बहुत तरह का जंगल से रिलेटेड, वनों से रिलेटेड चीज़ों का व्यापार करते थे, चाहे वो हाथी हो, इसके अलावा सींग हो, सिल्क बनाने वाले सिल्क कॉकून्स हों, आइवरी, हाथी दांत से रिलेटेड चीज़ें हों, बांस हो, मसाले हों, फाइबर हों तरह के, और भी गम, रेजिन वगैरह, है ना, रेजिन वगैरह वार्निश और पेंट वगैरह बनाने के काम आता है, ठीक है। इन सब की खेती होती थी। जैसे जो कुछ नोमेडिक कम्युनिटीज़ थी, बंजारा, जिनका अपना घर नहीं होता है, जो घूमते रहते हैं अपने पशुओं वगैरह को लेके, उनके थ्रू इस तरह का व्यापार पहले भी होता था। With the coming of the British, however, trade was completely regulated by the government. The British government gave many large European trading firms the sole right to trade in forest product of particular areas. लेकिन जब अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने देखा कि अंग्रेज़ तो हर उस चीज़ को देखते थे बड़ी ध्यान से
जिसमें उनको कमाने की संभावना दिखाई देती थी कि इसमें पैसा कमाया जा सकता है, लगान टैक्स वसूला जा सकता है, जो भी हो। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इस ट्रेड को, ये जो परंपरागत तरीके से जो ये व्यापार होता था आदिवासी कम्युनिटी के द्वारा, इसको इन्होंने अपने हिसाब से रेगुलेट किया, अपने हिसाब से उसको इन्होंने एक सिस्टमाइज तरीके से रेगुलेट किया, ठीक है। और यूरोपीय जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनको सोल राइट दे दिया, अधिकार दे दिया, पूरा अधिकार दे दिया कि आप जंगलों के उत्पादों में व्यापार करिए, बेचिए, खरीदिए, ठीक है। ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाय लोकल पीपल वर रेस्ट्रिक्टेड। स्थानीय लोग जो अपने पशुओं को जंगल में चराने जाते थे, शिकार करने जाते थे, उन लोगों को रोक दिया गया, उन पर रोक लगा दी गई। इन द प्रोसेस मैनी पैस्टोरलिस्ट एंड नोमैडिक कम्युनिटीज लाइक कोरावा, कराचा, येरिकुला ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे जो चरवाहा जनजाति थे, ऐसे आदिवासी लोग जो पशुओं को चरा कर ही अपना जीवन चलाते थे, ठीक है, उनका जीविकोपार्जन, उनका जो रोजगार है, उनका जो जीवन चलने का जो जरिया है, वो समाप्त हो गया। Some of them began to be called criminal tribes and were forced to work instead in factories, mines and plantation under government supervision. अंग्रेजों ने क्या किया, इन लोगों को, ये जो बेचारे आदिवासी कम्युनिटी थे जो इस तरह अपना जंगलों से जुड़ा काम करके अपना जीवन चलाते थे, बेचारे कानून बना दिया गया, भाई तुम जंगल में अब जाओगे ही नहीं, कुछ जंगल का कोई तुम उठाओगे नहीं, एक पत्ता तक नहीं छुओगे। जो हजारों साल से जंगलों पर ही डिपेंड हैं, उनकी पूरी जीविका, उनका पूरा रोजगार जंगलों से ही चल रहा है, उनको एकाएक आपने जंगलों में जाने से रोक दिया, जंगलों की चीज़ों को छूने से भी मना कर दिया, तो वो बेचारे क्या करेंगे, उन्होंने दूसरा काम तो कोई सीखा नहीं है। तो इन लोगों, अब ये बेचारे अपना जाते थे, अपना क्या करें, मरता क्या ना करता, चोरी छुपे अपना करने लगे, जंगलों से अपना सामान वगैरह सप्लाई करने लगे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इन लोगों को क्रिमिनल ट्राइब्स, यानी ये कुछ आपराधिक जनजाति के लोग हैं, जो अपराधी हैं, इस तरह का घोषित कर दिया। और ज़बरदस्ती इन लोगों से फैक्ट्रियों में, खदानों में, प्लांटेशन जहाँ बगीचा वगैरह लगाया गया है, टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन, वहाँ ले जाकर उनसे काम करवाना शुरू कर दिया, सरकार के निरीक्षण में, अंडर द सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क डिड नॉट ऑलवेज मीन इम्प्रूव्ड वेल बीइंग फॉर द पीपल। In Assam, both men and women from forest communities like Santhals and Orao from Jharkhand and Gonds from Chhattisgarh were recruited to work on tea plantation. काम के नए अवसर भी पैदा हुए, लेकिन काम के अगर नए अवसर बनते हैं तो हमेशा वो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोगों के जीवन को सुधार ही देंगे। नए अवसर, हम नए अवसरों की जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि नए अवसर, नए रोजगार के अवसर, तो ज़रूर इससे जीवन सुधरेगा भाई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असम में चाहे वो पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, जंगलों में रहने वाले जो आदिवासी लोग थे, ठीक है, इसके अलावा झारखंड के जो आदिवासी थे, संथाल, ओरांव, छत्तीसगढ़ के गोंड, इन लोगों को चाय बागानों में काम दिया गया कि आप चाय बागान में जाइए और वहाँ काम करिए, मजदूरी का। देयर वेजेस वर लो एंड कंडीशंस ऑफ वर्क वर वेरी बैड। इनकी मजदूरी बहुत कम होती थी, बहुत कम मजदूरी दी जाती थी इन लोगों को, और काम करने की परिस्थितियाँ भी बहुत बुरी होती थीं। They could not return easily to their home villages from where they had been recruited. इन लोगों से 14-14 घंटा, 16-16 घंटा काम करवाया जाता था, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी। यदि ये अपने घर वापस जाना चाहें कि भाई हम अपने घर वापस जाएंगे, छुट्टी बिता कर आएंगे, तो भी इन लोगों को, इन लोगों के मूल निवास
जहाँ से कि ये लोग आए थे उनको जाने नहीं दिया जाता था। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है और आज का वीडियो यहीं तक। कल जो है हम लोग हेडिंग नंबर 3 रिबेलियन इन द फॉरेस्ट, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ये हम आपको कल एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ाएंगे बच्चों। तो आज का वीडियो यहीं तक। लाइक करिए, शेयर करिए, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करिए। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लो बच्चों, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबा दोगे तो आपको पता चलता रहेगा मेरा नया वीडियो आया है, आपको पता चल जाएगा और आप अवेयर रहोगे और समय से आप इस चैप्टर को फॉलो कर लोगे। ओके, गुड नाइट।